नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। बच्चों, शुभ आशीष। आज हम इस लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास नामक बुक की पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। भारत में ब्रिटिश राज की नींव 1757 में पड़े प्लासी के युद्ध के द्वारा रखी गई। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और उसके द्वारा ऐसा माना जाता है कि लगभग पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और इन्होंने 1757 से 1947 तक लगभग 200 वर्ष भारत पर शासन किया और हम 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए। यह काल कॉलोनियल पीरियड अर्थात उपनिवेशिक शासन का काल कहलाता है। इन 200 वर्षों के शासनकाल का, उपनिवेशिक शासनकाल का अर्थ है कि भारत के राजनीतिक नियंत्रण के साथ साथ भारत की आर्थिक नीतियों का निर्धारण भी ब्रिटिश सरकार द्वारा ही किया जाता रहा। क्या अर्थ हुआ इसका? कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था कौन नियंत्रित कर रहा था? अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार। और इसके साथ साथ भारत की आर्थिक नीतियां अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण भी ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। इस शासनकाल के दौरान राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम रही। यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो वो कहलाती है प्रति व्यक्ति आय। तो दोनों ही कम रही, जबकि इसके शासन से पहले भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन इन 200 साल में हमारी आर्थिक स्थिति लगातार गिरती गई। बात कर रहे थे हम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की। ये कम थी, हालांकि इनके आंकड़े एकत्रित करने का कोई ठीक से प्रयास अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया। फिर भी इन आंकड़ों के लिए दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, आर.वी. राव जैसे लोगों ने अपने व्यक्तिगत प्रयास किए, लेकिन इनके प्रयासों के जो परिणाम आए वो कई बार बड़े विपरीत आए। अर्थात इन आंकड़े पर भी हम कोई ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए ये आंकड़े बहुत प्रभावी नहीं रहे। दूसरी तरफ सरकार ने आर्थिक व्यवस्था से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, क्योंकि उनका भारत की आर्थिक प्रगति, भारत की खुशहाली, इनमें उनका कोई विशेष लगाव नहीं था। उनका उद्देश्य केवल भारत का शोषण करना था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि कृषि क्षेत्र उस समय कैसा था। जब देश आज़ाद हुआ तो उसके आसपास, पूर्व संध्या का अर्थ है 1947 के आसपास की बात, जब देश आज़ाद हुआ उससे जस्ट पहले भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। कृषि क्षेत्र की बात करें
तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 85% भाग गांवों में निवास करता था। अर्थात हमारी ग्रामीण जनसंख्या लगभग 85% थी, केवल 15% लोग ही शहरों में निवास करते थे। ये 85% लोग कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अर्थ कि या तो खेती करते थे या दूसरे के खेतों में काम करते थे। अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अर्थ क्या है कि जैसे गांव का कोई लोहार है तो वो हल बनाता है, कृषि के अन्य यंत्र बनाता है, तो वो भी कृषि पर ही निर्भर हुआ। जो गांव में कपड़े बुनता था वो भी कपास उत्पादन पर ही निर्भर था, गांव में ही रहता था। यदि किसानों की आय अच्छी है तो उसका भी जीवन खुशहाल होता था, और यदि किसान अकाल पड़ जाता है, किस मौसम की या अत्यधिक लगान के कारण किसान की हालत ख़राब होती है, तो वो भी निश्चित रूप से परेशान होता था। तो लगभग 85% जनसंख्या हमारी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और कृषि प्रधान थी। अर्थात अर्थव्यवस्था में मुख्य रोल कृषि का था। कृषि क्षेत्र अत्यधिक गतिहीन और पिछड़ा हुआ था। गतिहीन का अर्थ है कि कृषि में विकास नहीं हो रहा था। जैसा आजकल आप देख रहे हैं, हमारी जीडीपी कभी 8% बढ़ती है, कभी 6% बढ़ती है। हर बार जीडीपी हमारे पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ ना कुछ प्रतिशत बढ़ती है। गतिहीन का अर्थ है कि उसमें कोई किसी तरह की हलचल, कोई मूवमेंट नहीं था। अर्थात जितनी जीडीपी कृषि का उत्पादन पिछले वर्ष था उतना ही इस वर्ष है, और उतना ही उससे भी पिछले वर्ष था। अर्थात किसान की हालत खराब थी। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था जमींदारी प्रथा। इस प्रथा, जमींदारी प्रथा के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करेंगे, विस्तृत जानेंगे कि जमींदारी प्रथा होती क्या है। क्योंकि जमींदारी प्रथा सेकंड चैप्टर में भी कहीं ना कहीं इसका बार बार इस शब्द का उपयोग होगा, और यदि हमें भारतीय कृषि की स्थिति को समझना है तो हमें जमींदारी प्रथा को ठीक से समझना होगा। जमींदारी प्रथा वो प्रथा थी जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने पूरे भारतवर्ष की भूमि को कुछ जमींदारों को दे दिया, कुछ व्यक्तियों को सौंप दिया। जैसे 5-7 गांव की ज़मीन एक व्यक्ति को दे दी, वहाँ का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, उस व्यक्ति को दे दी, और देने के बाद एक निश्चित लगान लेना निश्चित कर दिया गया कि भाई आपसे हम इतना लगान ले लेंगे। अब जमींदार की ड्यूटी हो गई कि वो उस ज़मीन को चाहे जैसे इस्तेमाल करे, लेकिन उसको वर्ष में एक बार इतना लगान देना ज़रूरी है। अब इस लगान को लेने के लिए, लगान को उगाने के लिए उस जमींदार ने अपने गांवों की कृषि भूमि गांव में रहने वाले किसानों के बीच खेती के लिए बांट दी, और इसके बदले उनसे लगान लेना निश्चित कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? एक तरह से ज़मीन से लगान किसानों से लेकर और अंग्रेज़ों को देने का काम जमींदार का हो गया। तो इसको हम बिचौलिया भी कह सकते हैं। आगे कई शब्द, आप एक शब्द और भी पढ़ सकते हैं, बिचौलियों की भूमिका। तो बिचौलिए मीन्स जो जमींदार थे, पट्टेदार थे। इनके पूरे देश में अलग अलग नाम थे। कहीं लंबरदार नाम था, कहीं पट्टेदार नाम था, कहीं जमींदार नाम था, कहीं भूस्वामी नाम था। तो इनके नाम बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ केवल हम एक नाम से ही इसको जानेंगे और आगे सब नामों का अर्थ जमींदार से ही रखेंगे। तो इस प्रकार जमींदार बिचौलियों की भूमिका में आ गए, जो किसानों से लगान, ये शब्द है लगान, लगान का अर्थ है, बता सकता है लगान का अर्थ क्या होता है? कि जो किसानों को भूमि दी थी उसके बदले में एक निश्चित रकम
या निश्चित फसल उत्पादन उनको जमींदारों को देना होता था। इसको हम कहते हैं लगान। तो लगान वसूल करके बिचौलियों की किसानों से लगान वसूल करके अंग्रेज़ों को देते थे। ये काम जमींदारों का था। और इसमें यदि अंग्रेज़ों को मान ली जितना लगान देना था उससे 1.25 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना लगान ये किसानों से वसूल करते थे। बाकी बचा शेष हिस्सा अपने खर्चों के लिए रख लेते थे। अपने ऐशो आराम पर वो चीज़ें खर्च करते थे। और इन जमींदारों का काम था, जमींदार किसान की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर अत्यधिक लगान एकत्रित करते थे। इसका अर्थ हुआ कि किसान को इस बात से मतलब नहीं था कि जिस किसान से हमें, जमींदारों को इस बात से मतलब नहीं था कि जिस किसान से हमें लगान एकत्रित करना है उसकी इस बार फसल कितनी हुई, उत्पादन कैसा रहा, मौसम कैसा रहा। उसे केवल अपने लगान से मतलब था। उसे हर तरह से किसान को दबाव में लेकर, मारपीट करके या किसी भी तरह से डरा कर, धमका कर अपना लगान वसूल करने तक ही सीमित थे। जमीन का किसान के पास मालिकाना हक ना होने के कारण, जमीन का मालिक कौन था उस समय? जमींदार। किसान केवल खेती करने के लिए उसके पास जमीन थी, जिसके कारण किसान का उस जमीन में कोई सुधार के लिए रुचि नहीं थी। तो दो कारण हो गए जमीन में सुधार, कृषि भूमि में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ कि एक तो किसान के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। किसान को ऐसा लगता था कि मैं इस खेत को आज ठीक भी करूं, समतल कर लूं, अच्छा कर लूं, इसमें सिंचाई की सुविधाएं भी बना लूं, इसमें खाद डाल दूं, इसकी भूमि उपजाऊ कर लूं, पता नहीं अगले साल मेरे पास ये रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है जमींदार इस खेत को मुझसे लेकर किसी और को दे दें, इसलिए उसने उस भूमि में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरा, किसान की आर्थिक स्थिति भी खराब थी, क्योंकि किसान केवल अपने पेट भरने लायक ही उत्पादन कर पाता था, क्योंकि कृषि अधिकांशतया मानसून पर निर्भर थी। सिंचाई के साधन बहुत कम थे। मानसून के कारण कई बार अकाल पड़ जाते थे, फसल का उत्पादन शून्य हो जाता था। और यदि थोड़ा बहुत उत्पादन हुआ भी तो उसको लगान के रूप में जमींदार ले लेते थे। इसलिए किसान की आर्थिक स्थिति कभी भी कॉलोनियल पीरियड में या अंग्रेज़ों के टाइम में ठीक नहीं रही। तो इस कारण से कृषि की दशा में कोई भी सुधार नहीं हुए। इसीलिए हम कहते हैं कि उस समय कृषि कैसी थी? गतिहीन। उधर जमींदारों और अंग्रेज सरकार द्वारा भी कृषि की स्थिति को सुधार लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। जैसे अब है, हमारी सरकार कृषि की स्थिति को सुधार करने के लिए अपने लेवल पे प्रयास करती है। जैसे किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण देती है, जिससे वो अपने खेतों में सिंचाई सुविधाएं या अन्य सुधार कर सकें। किसानों को समय पर खाद बीज के लिए सब्सिडी देती है, जिससे HYV किस्म के बीज का उपयोग कर सकें, अच्छी तरह से उनमें खाद लगा सकें। इसलिए उन्हें सस्ती दरों पर ये चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन जमींदारों का या अंग्रेज़ों का इस बारे में कोई रुचि नहीं थी। उनका उद्देश्य केवल लगान को अधिकतम करना था। केवल एक उद्देश्य था कि ज़मीन से ज़्यादा लगान वसूल किया जाए और हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उपलब्ध हो जाए। तो इससे किसानों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। अब बात करें कृषि का व्यवसायीकरण। इससे पहले मैं आपसे एक बार दोबारा से जमींदारी प्रथा की बात करता हूँ। जमींदारी प्रथा, उम्मीद है आपको ठीक से समझ आ गई होगी। जमींदार एक तरह से अंग्रेजी सरकार और किसानों के बीच में बिचौलिए की भूमिका में थे। ये बिचौलिए किसानों से लगान लेकर, लगान वसूल करके अंग्रेज़ों को देते थे और ज़मीन के मालिक ये जमींदार ही थे। किसान भूमि पर किसान का स्वामित्व नहीं था, उसके नाम नहीं थी। उसको ये कभी निश्चित नहीं हुआ कि ये खेत मेरे पास कितने दिन रहेगा, क्योंकि वो उस खेत का, उस कृषि भूमि का मालिक
नहीं था। कृषि के बारे में बात करें तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ है कि अंग्रेजों को अपने देश में होने वाली औद्योगिक क्रांति के कारण अपने उद्योगों के लिए अत्यधिक कच्चे माल की आवश्यकता थी। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ थोड़ी सी उस समय इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध होने के बीच इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि बहुत तेज़ी से उद्योग धंधे बढ़े, भाप के इंजन के द्वारा या अन्य द्वारा पावर का इस्तेमाल हुआ, शक्ति का इस्तेमाल हुआ, और विशेष तौर से कपड़ा मिल, जूट मिल, बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया अपने देश में, इंग्लैंड में। तो इसके लिए अंग्रेज़ों को कच्चे माल की आवश्यकता हुई। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड में कोई कपड़ा मिल है तो उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में रुई या कपास की आवश्यकता थी। जो कपड़ा बना उसको रंगने के लिए नील की आवश्यकता थी, और ये कृषि से उत्पादित होते हैं। तो अंग्रेज़ों ने कच्चे माल के लिए भारत से अब माल ले जाना सुनिश्चित किया, क्योंकि समय के साथ यातायात के, जैसे पानी के जहाज़ थे, काफ़ी तेज़ी से यातायात के साधन बढ़े। तो भारत से इंग्लैंड के बीच में आवागमन, माल ढोने के लिए अच्छा सा साधन बन गए थे जलयान। तो अंग्रेज़ों का केवल भारत में दो इंटरेस्ट थे। पहला, कच्चा माल भारत से ले जाए, और वहाँ के इंग्लैंड के उद्योगों से विकसित तैयार माल को खपाने के लिए उन्हें बाज़ार की आवश्यकता थी। तो वो भारत को एक बाज़ार, अपना माल खपाने के लिए बाज़ार के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो दो काम हो गए अंग्रेज़ों के। पहला काम, भारत से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में तैयार माल बनाना, और उस तैयार माल को वापस भारत लाकर भारत की जनता के बीच खपा देना। तो हम बात कर रहे थे व्यवसायीकरण की। कच्चे माल की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने भारत को खाद्य फसलों के स्थान पर नगद फसलें जैसे जूट, कपास, पटसन, नील आदि उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। और ऐसा नहीं है जैसे आज हम प्रोत्साहित करते हैं किसानों को कि उनका एमएसपी निकाल देते हैं। इन्होंने क्या किया, किसानों को एडवांस में कुछ पैसा दे दिया कि आप गेहूं की या खाद्यान्न फसलों की खेती बंद कर दो और आप नील की खेती करो, नील हम खरीद देंगे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक अधिनियम बनाया कि उपरोक्त क्षेत्र के किसान केवल नील का ही उत्पादन करेंगे, उपरोक्त क्षेत्र के किसान केवल कपास का ही उत्पादन करेंगे, और उनसे वो नील, कपास, जूट इत्यादि जितनी भी फसलें थी अपने मनचाहे रेट पर ख़रीदते थे, क्योंकि वो उनको पैसा पहले ही एडवांस में दे चुके थे। तो अपने कीमतों पर, बहुत कम कीमतों पर उनसे ख़रीदते थे और उनसे ज़बरदस्ती इन चीज़ों की खेती करवाते थे। तो इससे क्या हुआ कि खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई, और खाद्यान्न फसलों की कमी होने से क्या हुआ, भारत में अकाल पड़ने लगे। अकाल का मतलब समझते हो कि देश की जनता भूखी मरने लगे। देश के नागरिकों को भरपेट भोजन ही ना मिले। बंगाल का अकाल बहुत बड़ा अकाल था, जिसमें लाखों लोगों की भूख के कारण मृत्यु हुई थी। तीसरा, कृषि की विशेषता उस समय उत्पादकता का निम्न स्तर। किसान के पास कृषि में निवेश करने के लिए ना तो साधन थे और ना ही कोई प्रोत्साहन था। निवेश का अर्थ पैसा लगाना जिससे अधिक अच्छी फसल हो। कृषि के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ कि जब किसी किसान के पास कृषि भूमि होती है तो सबसे पहले कृषि भूमि को उसको ठीक करना होता है। ठीक करने का अर्थ है कि उसको समतल करना होता है, जिससे सिंचाई पूरे खेत में एक समान हो सके। सिंचाई के साधन उत्पन्न करने होते हैं, और अच्छा खाद,
अच्छे बीज का उपयोग करना होता है अच्छी फसल के उत्पादन के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए पैसा लगता है, और पैसा, इस जो पैसा लगा है इसको हम कहते हैं निवेश। तो निवेश के ना तो साधन थे, क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, और ना ही कोई प्रोत्साहन था। प्रोत्साहन का अर्थ है कि किसान, ये किसी की हालत थोड़ी बहुत ठीक भी हुई, कुछ मेहनत भी करना चाहे, तो वो ये सोचता था कि मैं इस खेत को ठीक करूं, पता नहीं अगले साल मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा। जमींदार और सरकार द्वारा कृषि तकनीक में कोई सुधार नहीं किया गया। जैसे स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति आई, जगह जगह बिजली पहुंचाई गई, जिससे नलकूप के द्वारा सिंचाई के साधन उत्पन्न किए गए, नहरों के द्वारा सिंचाई की गई, लेकिन उन्होंने कृषि तकनीक में कोई सुधार, कोई नई किस्म के बीज, कोई उर्वरक, कोई खाद, कोई कीटनाशक, इस तरह का कोई अनुसंधान नहीं किया और ना ही कोई खोज की। तो तकनीकी में कोई सुधार न होने के कारण कृषि में उत्पादकता का स्तर अत्यधिक निम्न रहा। छोटी और खंडित जोतें, ये शब्द को पहले समझिए। एक खेत की माप कहलाती है जोत, और खंडित का, एक किसान के पास खेत कम थे, कम मात्रा में भूमि थी कृषि के लिए, तो इसको हम कहते हैं छोटी जोत। अर्थात खेत छोटा सा है, पूरा परिवार, 5-6 आदमियों का परिवार उसी में लगा हुआ है। यदि बड़ा खेत होता उसके पास, 5-6 आदमी उसी में लगते तो ज़्यादा उत्पादन होता। छोटे खेत में भी आदमी उतने ही लग रहे हैं, लेकिन कृषि का क्षेत्रफल कम होने के कारण उत्पादन कम हुआ। तो कुल उत्पादन कम होना छोटी जोत का कारण रहा। और खंडित जोत का अर्थ है कि किसान के पास जितनी ज़मीन थी भी, वो भी अलग अलग टुकड़ों में थी। यदि पूरी ज़मीन एक जगह ही हो तो उससे किसान को ये फ़ायदा होता है कि सुबह वो, मान लीजिए, अपने खेतों पर जा रहा है और सारे खेत एक ही जगह हैं, तो एक खेत में काम कर रहा है तो दूसरे खेतों की रखवाली अपने आप हो जाती है। कोई दूसरे परिवार का मेंबर एक खेत में वो सिंचाई कर सकता है, एक दूसरे खेत में जब तक सिंचाई का पानी चल रहा है गुड़ाई कर सकता है, निराई कर सकता है दूसरे खेत में। तो यदि एक ही जगह इकट्ठे हों तो वो कृषि का उत्पादन कम मेहनत में ज़्यादा कर सकता है। लेकिन खंडित जोत अर्थात एक खेत गांव के पूर्व दिशा में है, दूसरा खेत पश्चिम दिशा में है, तीसरा खेत दक्षिण दिशा में है, तो 3 खेत हैं, तीनों दिशाओं में हैं। किसान को एक खेत में पानी करना है, एक खेत में निराई करनी है, दूसरे खेत में गुड़ाई करनी है, तो वो आने जाने में, भागा दौड़ी में ही उसका समय और ऊर्जा नष्ट हो जाती थी, जिसके कारण उसका उत्पादन निम्न था। तो छोटी और खंडित जोतों के कारण भी उत्पादकता निम्न थी, जिसके कारण कृषक बहुत गरीब थे। यदि आपको कृषि के बारे में ठीक से पढ़ना है तो आप 1-2 किताबें मुंशी प्रेमचंद की पढ़िएगा। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में किसान की आर्थिक दशा का और किसान की जमींदारों द्वारा शोषण का बहुत सजीव चित्रण है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप 1-2 किताब मुंशी प्रेमचंद की डाउनलोड कर लीजिएगा, खाली समय में पढ़िएगा, तो उस समय की कृषि की स्थिति का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद का ऐसा ही एक कहानी है, जिससे भी आपको कृषि के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। चौथा पॉइंट, विभाजन का विपरीत प्रभाव। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारतवर्ष के 2 टुकड़े हुए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ये दोनों विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर किया था। अर्थात जिन्ना जी ये कहते थे कि मुस्लिम भारतवर्ष में नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें एक अलग राष्ट्र दे दिया जाए। तो इस सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना बड़ा हो, पाकिस्तान
को क्या क्या संसाधन दिए जाएं, कितना बड़ा देश बने, ये सब उस समय की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, मुस्लिम जनसंख्या थी, उसके आधार पर निश्चित किया गया। और उसके मुस्लिम पॉपुलेशन के अनुपात में पाकिस्तान को भूमि का क्षेत्रफल दे दिया गया, जिसमें पाकिस्तान और अब का आधुनिक बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये दोनों मिलकर एक देश पाकिस्तान के रूप में बने। तो जब जनसंख्या का ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ तो उस समय काफ़ी दंगे हुए, मार काट मची, और उससे ये एक डिसाइड हुआ उसी दौरान कि भाई ऐसा धर्म के आधार पर भारत किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं चाहता। भारत सर्वधर्म का सम्मान करता है। भारत में चाहे जिस धर्म के लोग रह सकते हैं, तो जो मुस्लिम पाकिस्तान जाना नहीं चाहते वो चाहें तो इंडिया में रह सकते हैं। तो इस तरह से मुस्लिमों की बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान में रुक गई, जो भारत के आपसी भाईचारे और सौहार्द की निशानी है। और इस आबादी के हिस्से की ज़मीन का क्षेत्रफल कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो इस तरह से जब देश का विभाजन हुआ तो सिंचित और उपजाऊ भूमि का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया। ये जो पंजाब है, पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? 5 नदियों का देश। और आज हमारा जो हिंदुस्तान का पंजाब है, इसमें कितनी नदियां हैं? केवल 2। तो 3 नदियां कहाँ गई? बिल्कुल पंजाब के उस तरफ जो पाकिस्तान है वहाँ भी एक पंजाब है, उस पंजाब में 3 नदियां बहती हैं। अर्थात पंजाब को बीच से तोड़कर आधा से ज़्यादा पंजाब पाकिस्तान में और कुछ पंजाब भारत में रहा। तो 3 नदियां पाकिस्तान में रही, अर्थात बहुत सारी सिंचित भूमि और उपजाऊ भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। जूट उत्पादन जो बांग्लादेश में होता था का अधिकांश हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जो अब बांग्लादेश कहलाता है। ये हमारा जो पश्चिमी बंगाल है, ये बहुत बड़ा परगना था, इसमें सारा बांग्लादेश था। इसको बंगाल परगना बोलते थे। तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें जूट उत्पादन था, जूट के कारखाने थे, वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, अर्थात पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, जो बाद में 1971 में स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना, उसमें चला गया। तो इतनी सारी भूमि, इतना सारा उत्पादन का क्षेत्र पाकिस्तान में तो चला गया, लेकिन उसके अनुपात में पाकिस्तान में जनसंख्या का पलायन कम हुआ, क्योंकि हमारे भारत में सभी धर्मों के लोग रह गए। बहुत सारे मुस्लिम भाई भी भारत में ही अपने देश प्रेम के कारण रुक गए। तो जिसके कारण भारत में अब क्या हुआ, भारत के साथ क्या हुआ कि भूमि तो ज़्यादा चली गई और पॉपुलेशन उस अनुपात में भारत से पाकिस्तान में गई नहीं। तो भारत के पास डबल नुकसान हो गया, पॉपुलेशन ज़्यादा रह गई और भूमि कम रह गई आनुपातिक रूप से, जिसके कारण भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसका अर्थ है कि भारत में क्योंकि उत्पादित भूमि कम थी, पॉपुलेशन जनसंख्या ज़्यादा हो गई उसके अनुपात में, तो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता नहीं बन पाई, हमें खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ा। इस पर खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उच्च संवेदनशीलता, इसका अर्थ है कि उस समय भारत की कृषि मानसून पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी, क्योंकि सिंचाई के साधन लगभग नहीं थे। बहुत थोड़े खेतों में सिंचित भूमि या नहरों का पानी आता था। तो इसलिए कृषि पानी के लिए सारे की सारी मानसून पर निर्भर थी। बहुत बड़ा भाग सिंचाई भूमि और अन्य सुविधाओं से वंचित था, इसलिए ना तो उसमें ज़्यादा अच्छी किस्मों के बीजों का इस्तेमाल कर सकते थे हम, और केवल मानसून पर ही सारा काम निर्भर था। अच्छा मानसून होने का अर्थ है अच्छी फसल,
और मानसून यदि समय पर नहीं आया तो हमारी फसल, खड़ी फसल भी नष्ट हो जाती थी। किसान ने जो थोड़ा बहुत निवेश किया भी है, किसान ने जो मेहनत की है, वो सारी उसकी ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार किसान की आय हमेशा अनिश्चितताओं के घेरे में रहती थी। अनिश्चितताओं के घेरे का अर्थ है कि किसान को पता नहीं होता था कि मैं जो ये बीज बो रहा हूँ, ये जो फसल अब बोने की तैयारी कर रहा हूँ, इससे कितना उत्पादन होगा, मेरी आय कितनी होगी। मानसून ठीक ठाक रहा तो ठीक ठाक आय हो जाती थी। समय पे बारिश नहीं आई या जब फसल पकी खड़ी है उस समय आंधी बारिश आ गई तो सारी फसल नष्ट हो जाती थी। किसान की आय कभी कभी तो शून्य भी हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों से उसकी आय हमेशा अनिश्चित रहती थी। वो कंफर्म ये नहीं कह सकता था कि इस खेत से अब की बार मुझे इतना उत्पादन होगा ही। तो औद्योगिक क्षेत्र की बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। फ़िलहाल हमने बात करी कि कृषि क्षेत्र के बारे में बात करी, कृषि क्षेत्र का मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करी, कृषि क्षेत्र में जमींदारी प्रथा के बारे में बात करी, कृषि के व्यवसायीकरण के बारे में बात करी, कृषि का उत्पादकता का स्तर बहुत निम्न था, इस बारे में बात की, विभाजन का विपरीत प्रभाव कैसे पड़ा, इस बारे में बात की, उच्च संवेदनशील अर्थात कृषि मानसून पर निर्भर थी, इस बारे में बात करी। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आई होंगी, आप ठीक से इन्हें समझ पाए होंगे। ये नोट्स आप चाहें तो मुझसे ले लें, इन नोट्स को दोबारा से पढ़िएगा, समझिएगा। तो इस चैप्टर को, इस लेक्चर को हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में औद्योगिक क्षेत्र के उस समय औद्योगिक स्थिति भारत की कैसी थी, इस औद्योगिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप हो सके तो एक पिक्चर है क्रांति, मनोज कुमार की मूवी है क्रांति, बहुत पुरानी मूवी है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। एक बार क्रांति देखिएगा। उसमें किसानों ने कैसे उत्पादन करते समय उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, या उस समय कुटीर उद्योग करने वाले लोगों की, जो ढाका की मलमल, स्पेशली ढाका के बारे में बात करें हम, ढाका जो बांग्लादेश में है, वहाँ की मलमल प्रसिद्ध थी। इस ढाका की मलमल के जो कारीगर थे उनके साथ अंग्रेज़ों ने कैसा व्यवहार किया, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया उस पिक्चर से लग सकता है। कभी कभी थोड़ी बहुत मनोरंजन के लिए पिक्चर देख भी लेनी चाहिए। तो एक अच्छी पिक्चर है क्रांति। उस समय, जिस समय रिलीज हुई थी, उस ज़माने में बहुत मशहूर भी हुई थी। आपके मम्मी पापा के ज़माने की पिक्चर है, तो ज़रा एक बार देख के देखिएगा, आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आज चैप्टर हम ख़त्म करते हैं, आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, आप खूब मेहनत करें, आप अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।